So we'll go ahead with the screen. So अब I've already made the boxes. It is taking time. तो इसलिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? ओके तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रॉस, बिकॉज वॉट एवर आई टेल यू हैव टू डू इट, बिकॉज वो फिक्स्ड है. ओके, दैट इज फिक्स्ड. तो आपको वैसे ही लिखना है. उससे क्या होगा, आप जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करेंगे. यू विल सी आई विल नेवर टीच यू योर व्हाट फोर्क लाइन मेथड. हम लोग हर समय पनेट स्क्वायर बनाएंगे. तो क्रॉस, तो सिंस वी आर टेकिंग वन, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड हम ले क्या रहे हैं, फिनोटाइप, जो आपको विजिबल है. तो आपको क्या विजिबल है, दैट ये जो है ये प्योर टॉल मेल लिया है हमने एंड उसको क्रॉस किया है विथ प्योर ड्वार्फ फीमेल. ठीक है, तो वी हैव टेकन अ प्योर टॉल मेल एंड क्रॉस्ड इट विथ अ प्योर ड्वार्फ फीमेल. तो इसीलिए अब इसको हम लोग we will write male and this is the symbol of female. Now, so how to write the genotype of tall? So we will write T, T, and this is small t, small t. आप dd भी लिख सकते हो, that is up to you. आप इसके अगेंस्ट में dd लिख सकते हो, इसके अगेंस्ट में स्मॉल डी लिख सकते हो. बट जो भी आप फॉलो करोगे पूरी जिंदगी फॉलो करोगे. ओके, डोंट डू खिचड़ी, इसका टॉल ले लिया उसका ड्वार्फ ले लिया, ऐसे नहीं. आपको एक ही फॉलो करना है. तो अब हमने इधर क्या लिया, तो व्हाट इज दिस, सो दिस इज योर क्या, जीनोटाइप. नाउ दिस इज द व्हाट, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ये दिखता नहीं है. सो आपका विजिबल है फिनोटाइप. जीनोटाइप जो है वो इनविजिबल होता है. ओके, इनविजिबल. तो इसलिए यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ए जीनोटाइप. ओके, आप जीनोटाइप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे. तो आप क्रॉस करने के लिए हमें पहले गैमेट बनाना पड़ेगा. ठीक है जी. सो द नेक्स्ट जो है, तो हम लोग गैमेट्स बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, ओके, गैमेटोजेनेसिस. ओके, गैमेटोजेनेसिस बाय मियोसिस. तो आप मियोसिस यूज करेंगे और गैमेटोजेनेसिस करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, गैमेट्स. तो ये हम लोग गाइडलाइन ले रहे हैं कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं. तो आप गैमेट्स जो है उसका स्ट्रेट में आप यहाँ क्या लिखेंगे, तो हियर यू विल राइट क्या, सपोज हम लोग इधर ले लेंगे, तो इधर आप कौन सा गैमेट लिखेंगे, सपोज कैपिटल टी, एंड इधर कौन सा लिखेंगे, फाइन. ओके, तो ये कैपिटल टी है एंड इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो ये हम लोग सिग्निफाई कर रहे हैं कि एक एग है. ओके, एंड ये जो है आपका ये स्पर्म. ओके, एंड एक्चुअली इन प्लांट्स वी कैन नॉट कॉल स्पर्म. सो दिस इज योर मियोसिस. तो जब मियोसिस होगा आपको मालूम है 2n बन जाता है n, एंड इसका एक टेल लगा देंगे एंड इसमें आपका क्या बन जाएगा, स्मॉल. अब इन दोनों गैमेट्स का हम मिलन कराएंगे. सो इसीलिए नाउ व्हाट वी विल डू, सो द नेक्स्ट स्टेप इज क्या, फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है आपको क्या मिलेगा,
ओके, तो जो फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं F1. ओके, नाउ व्हाट इज F1? नाउ लैटिन भाषा में फाइलस Billion. का मतलब होता है सन. ओके, तो फाइलस से बन गया सन, तो F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियन. तो इसीलिए यहां आपको क्या मिल जाएगा? सो हियर यू विल फाइंड क्या आपको मिलेगा T एंड स्मॉल t, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट? टॉल. ओके, तो आपको जो यहाँ मिला T स्मॉल t, सो दैट इज ऑल्सो टॉल. फाइन, तो ये आपका जीनोटाइप है एंड ये आपका फिनोटाइप है. क्लियर? तो इसीलिए जब हम लोगों ने इसको क्रॉस किया तो आपको क्या मिला? टॉल. तो दिस इज योर F1. अब हम लोग इसको क्या करेंगे? तो जेनोटाइप लिया, इसका हमने गैमेटोजेनेसिस किया, गैमेटोजेनेसिस से गैमिट्स आया, गैमिट्स को फर्टिलाइज कराए, फर्टिलाइज से F1 आया. अब हम लोग F1 को क्या करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन. जब आप सेल्फ पॉलिनेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? F2. ठीक है जी, तो इसलिए ये आपको F2 मिलेगा. सो नाउ हियर हम लोग क्या करेंगे? सो दिस इज द गैमीट लाइन. फाइन, तो ये हम लोग गैमीट लाइन लिखेंगे. तो इधर आप इधर गैमिट्स लेंगे, इधर गैमिट्स लेंगे, एंड वी विल मेक ए डायमंड बॉक्स. तो सपोज हमने यहाँ मेल गैमिट लिया या फीमेल गैमिट लिया. सो दिस इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर. Okay, now Punnett square was discovered by R.C. Punnett, and it discusses probability and not actuality. तो ये आपका पनेट स्क्वायर बताएगा कि क्या हो सकता है, ये नहीं बता सकता है कि क्या होगा, वो तो अल्लाह ही जाने. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अब इसका कौन कौन सा गैमिट आएगा बताइए? व्हाट विल बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट ऑफ दिस? एक कैपिटल टी, Capital. एक कैपिटल स्मॉल, टी स्मॉल टी. एक कैपिटल टी, एक स्मॉल. तो ये जो गैमिट है ये ओवा है, ये जो गैमिट है ये स्पर्म्स. फाइन. अब अगर कैपिटल टी मिलाएं तो मेंडल फाउंड इट टू बी टॉल. अगर कैपिटल टी स्मॉल टी मिलाएं, मेंडल फाउंड इट टू बी टॉल. अब यहां देखिए, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो हु इज एक्सप्रेसिंग? Capital. कैपिटल टी. इसीलिए टी को हम डोमिनेंट बोलते हैं. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए यहां भी कैपिटल है एंड स्मॉल है, बट एक्सप्रेस कौन कर रहा है? टॉल. तो ये एक बार नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? टॉल. बट यहां क्या होगा? ड्वार्फ. अंडरस्टूड? सो दिस इज द पनेट स्क्वायर. तो इधर हम लिखेंगे F2 फिनोटाइपिक रेशियो, और इसको हम लोग कहते हैं मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो. तो इधर आपका क्या मिला? टॉल इज टू ड्वार्फ. किस रेशियो में? 3:1. Is it understood? So this is the cross. तो आपको हर ये चीज लिखना पड़ेगा, बट जब आप दोबारा लिखेंगे ये नहीं लिखने से चलेगा. सपोज जो है, अब जब सेकेंड टाइम लिखोगे ये पनेट स्क्वायर के बारे में लिखने का कोई जरूरत नहीं.
Okay, किंतु बाकी whatever I have written, it is a rule that you will write. Understand? So this is the concept of a monohybrid cross. Clear? Now, अब मेंडल ने एक बार किया, एक और कैरेक्टर लेके 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 किया, हर बार 3:1, हर बार 3:1, हर बार 3:1. इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. So Mendel was happy and he proposed two principles. Okay, so समझ. Now on the basis of monohybrid cross, Mendel proposed two principles. ओके, आप उसको लॉ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि लॉ अगर कोई सपोर्ट करेगा तो होता है. तो मेंडल प्रपोज टू प्रिंसिपल्स. ओके, या हम लोग इसको कह देते हैं. तो नाउ उसके बाद प्रिंसिपल 1. तो पहला प्रिंसिपल क्या है? तो उसमें लिखिए दैट characters are governed by certain discrete factors. एक्चुअली मेंडल को पता नहीं था कि हु इज कंट्रोलिंग कैरेक्टर, बट उन्होंने बोला भाई देखो जो भी है वो डिस्क्रीट है. ओके, डेफिनाइट है, ऐसा कोई माने आया गया नहीं है. इट इज देयर, it exists. So characters are governed by certain discrete factors. Okay, full stop. Every character, okay, every character is represented by two traits which are controlled by two different factors. Okay, so इसीलिए तो उन्होंने क्या बोला that आपका जो कैरेक्टर्स आर गवर्न्ड बाय सर्टेन डिस्क्रीट फैक्टर्स. एवरी कैरेक्टर, ये उनका पहला पॉइंट है, every character is represented by two traits which are controlled by two different factors. तो ये आप याद रखेंगे. Now, out of the two factors, okay, the factor which expressed, okay, out of the two factors, the factor which expressed in F1 and in a 3:1 ratio in F2 was क्या? Dominant. Understood? तो उन्होंने कहा कि out of the two characters जो आपका F1 में एक्सप्रेस करता है एंड 3:1 इन F2 करता है वो डोमिनेंट. ठीक है. द फैक्टर, हाँ बोलो. द फैक्टर which did not express in F1 but resurfaced to express in F2, okay, in a 1:3 ratio was क्या? Recessive. Understood? So the factor which did not express in F1 but resurfaced to express in F2 in a 1:3 ratio was recessive. ओके, तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल को उन्होंने क्या कहा था
तो उन्होंने कहा था उसको प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. Okay, so he called it principle of dominance. But उसका क्या निकाला किसने? कार्ल कॉरेंस. Okay, कार्ल कॉरेंस proved. Okay, कार्ल कॉरेंस proved Mendelian principle of dominance as क्या? Proved the Mendelian principle of dominance to be wrong. Okay, he showed incomplete dominance in कौन सा plants? Snapdragon and also in Japanese 4 o'clock plants. समझ रहे हो? So Carl Correns proved the Mendelian principle of dominance to be wrong. Okay, he showed the incomplete dominance in. Okay, so this principle was rejected. Okay, but later many people proved it to be correct in other organisms. Okay, so it was now referred to as the third law of Mendel. समझ रहे हो? तो एक्चुअली जब आपका ये प्रपोजल हुआ तब तो इसको रिजेक्ट कर दिया, भगा दिया, तो अब इसको भगा दिया गया. उसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन आ गया, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ गया, वो दोनों लॉ बन गए, बट ये रिजेक्ट हो गए. बट बहुत बाद इसको फिर लोगों ने सपोर्ट किया, तो जब तक ये लौट के आया ऑलरेडी 2 लॉ बन चुके हैं, तो इसीलिए इसको थर्ड लॉ ऑफ मेंडल बोला जाता है. बट यहाँ आप नोट लिखेंगे क्या, हमारा जो फेवरेट एनसीईआरटी, according to NCERT, it is the first law. ओके, देखो 5-6 साल पहले इसको हटा दिया था, अब दोबारा ले आए और बोल रहे हैं फर्स्ट लॉ. ठीक है, तो ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको फर्स्ट लॉ लिखोगे, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअली फर्स्ट लॉ नहीं है. अगर आप कोई भी एडवांस बुक पढ़ेंगे ये उसको थर्ड लॉ ऑफ मेंडल बोला जाता है. चलिए, तो एक प्रिंसिपल उन्होंने प्रपोज कर दिया, नाउ सेकेंड प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल नंबर 2, इसको उन्होंने कहा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. तो इसका मतलब क्या है, तो according to Mendel, the pair of factors separate and segregate during gamete formation. है कि नहीं? जो हमने मियोसिस में देखा, क्या देखा मियोसिस में, कि आपका वो अलग हो जाते हैं. तो according to Mendel, okay, the pair of factors separate or segregate during gamete formation, okay, semicolon, and the paired condition
is restored by random fusion. Okay, random fusion of gametes by after random fusion of gametes during fertilization. तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए और अब फिर जुड़ गए. So according to Mendel, the pair of factors separate or segregate during gamete formation, and because आपको मालूम है meiosis होता है, and the paired condition is restored by random fusion of gametes during fertilization. Now, do you know that सुजनिका किससे शादी करेगी? सुजनिका कोई है तुम्हारा जिससे आप शादी करोगे? नो सर. नो, इसका मतलब वो कोई भी हो सकता है, so that is random. बट ऐसा हम अभिषेक के केस में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभिषेक का तो ऑलरेडी फिक्स्ड सिचुएशन. बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं. तो इसका मतलब तू अब चिल्ला मत, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? तो इन केस ऑफ अभिषेक इट इज नॉन रैंडम, फिक्स्ड, बट इन केस ऑफ सृजनिका इट इज रैंडम. इट मे बी एनीबॉडी. चलो, ये रैंडम नंबर 1 पॉइंट है. दूसरा, 400 मिलियन स्पर्म्स जाएंगे एक अंडा के ढूंढने के लिए. अब कौन सा फर्टिलाइज करेगा ये तो मेरे ख्याल से अल्लाह भी प्रूव नहीं कर सकते. तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? सो दैट इज ऑल्सो रैंडम फर्टिलाइजेशन. रैंडम. तो समझ में आ गया? अब ये जो लॉ है इसको हम एक और लॉ से जानते हैं, इसलिए हम एक बड़ा सा और लिखेंगे. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ओके, दुखी कर रहा, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स. फैक्टर्स. ओके, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स. तो इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, gametes are always pure for the trade. समझ रहे हो? क्यों बोलिए? उन्होंने बोला gametes are always pure for the trade. क्यों? Because it has any one factor all the time. तो समझ रहे हो? आइदर उसके पास कैपिटल टी होगा, ओके, तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ओके, आइदर कैपिटल टी है कि नहीं, और स्मॉल टी, राइट? सो इट मे बी आइदर कैपिटल टी और स्मॉल, ओके, कॉमा, नेवर बोथ. अंडरस्टूड? तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट. नाउ तो इसमें थोड़ा स्टार मार दिया जाए, ओके. तो दिस वाज सपोर्टेड बाय कार्ल कॉरेंस. ओके, तो दिस वाज सपोर्टेड बाय कार्ल कॉरेंस. तो कार्ल कॉरेंस ने इसको सपोर्ट किया. So this was supported by कौन सा कलर करेंगे, by Karl Correns, and so it was referred to as the first law of Mendel. Understood? तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल की तरह सपोर्ट किया गया. बट आपको मालूम है, बट हाँ, वो तो आप क्या करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज द सेकेंड लॉ. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए उमा सर क्या लॉ पढ़ाए थे?
सर ये थर्ड लॉ पढ़ाए थे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ। नहीं, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स को थर्ड लॉ बोले हैं। हाँ सर। नहीं, वो प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स नॉट थर्ड। नहीं, सेग्रीगेशन को सेकंड। सेकंड। हाँ। एंड तो समझ रहे हो, तो इसका मतलब इज आल्सो एनसीईआरटी। तो बट जजेस विल नॉट टेल, जजेस विल ऑलवेज टेल लाइक दिस, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू समटाइम्स एक्सेप्ट एनसीईआरटी। हो गया। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द केस। नाउ आई विल शो यू सम फिगर्स। ओके, तो इसीलिए अब जब हम वो डायग्राम देखेंगे तो अब आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इधर जब हमने फिगर देखा था, फर्स्ट फिगर, तो ये देखिए, तो ये आपका जो क्रॉसिंग किया जा रहा है, देख रहे हो, तो इवन दे सपोर्ट जजेस। एक्चुअली ये जो माइक जो वर्ड 2007 है, बहुत ज्यादा जगह खाता है, तो समझ रहे हो। तो ये मैंने आपके लिए शॉर्ट लेने के लिए रख दिया है, सो दैट आई कैन सेंड यू। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो पेरेंट जनरेशन जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, यस यस, एक्चुअली हम लोग एक गड़बड़ कर दिए हैं। एंड ये आपका जो प्रोसेस है, एक बार उसको सुधार के आएंगे। Now let us go to our first slide. Now ये जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन को हमें लिखना पड़ेगा। ये जो पहला जनरेशन है, तो इसको आप लिखेंगे पेरेंट जनरेशन। ओके, यू विल राइट P. तो P stands for parent. Now who is the parent generation in case of Paul? पेरेंट्स। No, my dear. तो यही गलती है, and यही चीज जजेस से पढ़ना जरूरी है, बिकॉज a lot of people do not understand. तो पेरेंट्स उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स में जिससे आपका वंश शुरू हुआ। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इन केस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, पेरेंट का ऑलवेज मीनिंग प्योर है। ये आप याद हाँ रखेंगे। सो मेनी क्वेश्चंस यू विल गेट जिसमें आपको इसको सिखाया जाएगा। तो अंडरस्टैंड। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स रे प्योर मीन्स पेरेंट मीन्स प्योर। प्योर अंडरस्टूड। ब्रीडिंग। तो इसीलिए यस सर। तो एंड पेरेंट वो है जिससे ये जो स्टडी शुरू हुआ। तो सपोज योर ग्रैंडफादर वाज द फर्स्ट पर्सन नोन। तुम्हारे डैडी को तुम्हारे ग्रैंडफादर से ऊपर किसी का पता नहीं, ना ही तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता था। अरे ग्रैंडफादर को पता होने से डैडी को बोल देते, डैडी को पता नहीं तो पॉल को नहीं बोला। तो तुम्हारा पेरेंट जनरेशन कौन है? ग्रैंडफादर। फिर F1 कौन है? डैडी। फिर फादर। F2 कौन है? तुम। मैं। Do you understand? So यस सर। please don't think that parent means the parent of the child. No. In genetics, parental generation का मतलब है जिधर से स्टडी शुरू हुआ। Understand? And in case of Mendelian genetics, parents are always pure. कोई शक? No, sir. चलिए। नो सर। So now we will go back to our diagram. So ये वही चीज है, तो इसलिए इन्होंने पेरेंट लिखा है, इधर F1 इधर F2। So rest everything is fine. इधर उन्होंने रिसेसिव से ट्रेट लिया है, देख रहे हो। So they have taken the trait from recessive. So there is no such problem. आप उसको भी ले सकते हो। And अब ये जो आपको याद रखना है, so this is the data. सो ये जो आपका जो फर्स्ट पेज डाटा है, ओके,
So eta ebe I'm going to shorten jiva. This is for you. So here this is actually the result of Mendelism. तो ये जो है ये मेंडलिज्म का रिजल्ट है. तो आप देखिए 3:1 in statistics does not mean 3:1. वो नियरली 3:1 होना चाहिए. जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो जब हमने टॉल इज टू ड्वार्फ किया तो मेंडल को क्या रेशियो मिला? 2.84:1. राउंड रिंकल 2.96:1. येलो ग्रीन 3.01:1. वायलेट व्हाइट, देखो इन्होंने यहाँ वायलेट लिया है. ओके, सो दिस इज 3.15:1. इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड 2.95:1. ग्रीन येलो 2.82:1. एंड क्लियर. तो इसीलिए तो आउट ऑफ डूइंग ऑल दिस प्रोसेस मैथमेटिक्स में 2.8 को अगर हम लोग क्या करते हैं उसको राउंड अप करते हैं rounding off. Yes. So understand. So this is the concept of Mendelian monohybrid cross ratio. Please remember, एक मेरा रिक्वेस्ट है to all of you. आप 1000 टीचर से पढ़ेंगे बट कुछ गलत जो है आप किसी से भी नहीं लेंगे. तो प्लीज रिमेंबर, बिकॉज इन जेनेटिक्स इफ यू लर्न रॉन्ग थिंग्स देन कोई जजेस या उसका बाप भी तुमको ठीक नहीं कर सकता. अंडरस्टैंड. सो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द राइट थिंग. ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक है तो आप याद रखें, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट. सो इसलिए आप देखेंगे मैं कभी भी अगेंस्ट रूल कुछ भी नहीं करूंगा. तो वी विल ऑलवेज बी वेरी वेरी क्लासिकल. ठीक है. सो दैट इज द कंसेप्ट. सो इसलिए नेक्स्ट क्लास जो हम लोग है we will discuss your dihybrid cross. Okay, and उसके बाद उसका रिजल्ट डिस्कस करेंगे and so on. Clear? चलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए. And I will send you so many questions to practice. Okay, एक चीज याद रखेंगे, in case of genetics, the more you practice, the better it is. Understand? So इसलिए it is just like mathematics. The more you practice, the better it is. Is it understood? Chaliye, so I'll end the meeting for today and I will send you the snapshots. Okay. Good night. Okay. Good